अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपने ज़िंदगियों में खैर ऑफियत से होंगे। माय नेम इज़ हिरा अहमद भट्ट। मैं आपको पढ़ाऊँगी हिस्ट्री एंड सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी, कोर्स कोड 502 एंड यू आर लिसनिंग मी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्नर्स अकेडमी बाय पिया बलोच। आज हम पढ़ेंगे लेसन 38 मॉडर्न ट्रेंड्स एंड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के मेथड्स हर दौर में अलग तरह से थे। हर साइकोलॉजिस्ट, हर फिलोसफर, हर साइंटिस्ट इसको अलग तरह से स्टडी करता था और अलग तरह से दुनिया की नज़र में पेश करता था। डिफरेंट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ने डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर काम किया था, डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर उन्होंने काम किया था और हर किसी ने अपनी अलग टेक्निक्स डेवलप की थी और अपने अलग तरह से तरीके बताए थे और मेथड्स बताए थे जिनको अपना कर आप किसी भी प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकते थे। लेकिन अब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हमने मेंटल डिजीज़ को दो ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, न्यूरोसिस एंड साइकोसिस। अब इन मैनुअल्स को इन चीज़ों को साइकोलॉजिकल मेंटल डिजीज़ को फर्दर डिवाइड करने के लिए कुछ मैनुअल्स बनाए गए हैं। दो मैनुअल अवेलेबल हैं पूरी दुनिया में जिनके ऊपर काम किया जाता है और जिनकी अंदर जो कुछ बताया गया है उसी के अकॉर्डिंगली ये फ़र्दर ट्रीटमेंट्स की जाती हैं। अब जो ये टू मैनुअल्स हैं उनकी फ़र्दर क्लासिफिकेशन डिजीज़ उनमें फ़र्दर की गई है। उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज़ में हर डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट किया है। इन दो जो मैनुअल्स हैं उनका नाम है, एक का नाम है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ और दूसरा है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल। जो हम लोगों में ज़्यादातर यूज़ होता है वो DSM यूज़ होता है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ज़्यादातर यूज़ होता है। इसका अब एडिशन 5 आ चुका है, वो एडिशंस का ज़्यादातर आजकल प्रेजेंट स्टडी उसके ऊपर की जा रही है। उसके अकॉर्डिंगली डिजीज़ को डिक्लेयर किया जाता है, किसी भी डिसऑर्डर को उसके अकॉर्डिंगली क्लाइंट को देख कर उसके फिर जो सिम्टम्स होते हैं, जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली DSM-5 के ज़रिए फिर देखा जाता है कि वो कौन से सब कैटेगरी में फॉल कर रहा है, फिर उसको उसका लेबल दिया जाता है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ डेवलप किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। उसके बाद जो डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल था वो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने उसको डेवलप किया था। अब जब हम मूव करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज़ की तरफ तो फिर हमें उसमें देखना पड़ता है कि नेचर ऑफ डिजीज़ क्या है, वो किस हद तक उसकी सेवेरिटी किस हद तक है। फ़र्दर इस चीज़ को उन्होंने दो कैटेगरीज़ में इंट्रोड्यूस करवाया था कि टू कैटेगरीज ऑफ ट्रीटमेंट्स कौन कौन सी हैं, साइकोलॉजिकल अप्रोचेज़ और मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड बायोलॉजिकल अप्रोचेज़ और मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स। अब साइकोलॉजिकल मेथड में क्या होता था, ये ट्रीटमेंट ऐसा था कि जिसमें जो पेशेंट है वो मेडिसिन के ज़रिए ठीक नहीं हो सकता, उसको डिफरेंट थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तब भी वो जाके ठीक होगा। और थेरेपीज़ तब भी होंगी जब हम कोई भी साइकोलॉजिस्ट उसके रूट कॉज को जांच लेगा, उसके बाद उसकी जो भी उसको डिसऑर्डर है उसको एक लेबल दे दिया जाएगा कि इसको इस वक्त ये डिसऑर्डर है। पहले डिसऑर्डर क्या है उसको उसका ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद उस डिसऑर्डर के अकॉर्डिंगली उसकी थेरेपी करनी पड़ेगी। अब साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट सिर्फ बात के ज़रिए ही अपने क्लाइंट का जो रूट कॉज है किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी डिजीज़ का, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उस रूट कॉज को ही एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं सिर्फ बातों के ज़रिए। इसमें हमने कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करनी होती, इसमें हमने किसी किस्म की कोई भी मेडिकेशंस वाली साइड पे हम उसको कोई पिल्स वगैरह नहीं दे सकते। जब हम मेडिसिन्स नहीं देखते तो इसमें कौन कौन से थेरेपीज़ आते हैं, इसमें साइकोथेरेपी आती है, इसमें ग्रुप थेरेपी आती है, फैमिली थेरेपीज़ आती हैं, इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ थेरेपीज़ इंक्लूड हो जाती हैं। फर्दर बायोलॉजिकल अप्रोच में हम मेडिसिन यूज़ करते हैं। इसमें हम किसी भी पेशेंट को बातों के ज़रिए ठीक नहीं कर सकते, ना ही हम उसकी सिर्फ बातें सुन के उसको कोई हल बता सकते हैं। जब तक हम उसको इसमें फर्दर मेडिकेशंस की तरफ नहीं लेके आएंगे, हम उसको मेडिसिन नहीं देंगे, हमारा कोई भी पेशेंट ठीक नहीं होगा। अब फर्दर थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ लेते हैं कि साइकोलॉजिकल अप्रोचेस क्या हैं और हमारी सेकंड बायोलॉजिकल अप्रोचेस क्या हैं।
साइकोलॉजिकल अप्रोच पे जो फोकस किया जाता है ट्रीटमेंट पे, वो मेंटल डिजीज़ पे किया जाता है बाय अलाउइंग द पेशेंट टू वेंट आउट व्हाट इज़ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। इसमें कुछ भी मेडिसिन नहीं यूज़ की जाती, ना ही प्रिस्क्राइब की जाती हैं, ना ही ये हमें अलाउ होती हैं। फर्दर साइकोलॉजिकल अप्रोच को फर्दर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। उसमें साइकोडायनेमिक मेथड था, बिहेवियर है, कॉग्निटिव है, ह्यूमनिस्टिक है, ग्रुप एंटोलॉजीज ऑफ ट्रीटमेंट है। साइकोडायनेमिक मेथोलॉजीज़ में इस चीज़ के ऊपर काम किया जाता है कि जो हमारे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या हमारे जो डिजीज़ हैं वो हमारे किसी ना किसी अनकॉन्शियस इम्पल्सिस का या अनरिजॉल्व पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स का असर है। तो इसमें जो साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो इसमें डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो अनकॉन्शियस मोटिवेशंस हैं वो क्या हैं, या किसी भी क्लाइंट की जो अनरिजॉल्व पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको वो क्योर करने की कोशिश करते हैं इसमें। अब इसमें क्या होता है कि अक्सर किसी भी क्लाइंट को ये पता नहीं होता कि उसका एक्चुअल कॉज ऑफ डिज़ीज़ क्या है, या उसको जो मेंटल डिस्टर्बेंस हो रही है वो किस वजह से हो रही है। लेकिन समटाइम्स पेशेंट्स को पता होता है कि उनका ये वाला पार्ट अनरिजॉल्व रह गया था, जिसकी वजह से, या उनका ये बैड एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से वो फर्दर किसी भी लाइफ के स्टेप पे फर्दर वो मूव नहीं कर सके। अब अगर तो क्लाइंट की रीज़न पता है कि उसका ये उसको जो प्रॉब्लम है वो किस रीज़न की वजह से है, तो हम फर्दर प्रॉब्लम के सॉल्विंग की तरफ चले जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह से करनी है, कौन सी थेरेपी यूज़ करनी है, किस तरह से होनी है, हम उस तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर ये नहीं पता तो पहले हम रूट कॉज पता करते हैं, उसके बाद फर्दर हम उस पर फिर काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट के व्यू पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें फ्रॉइड्स का है, एडलर है, यंग है, हॉर्निस के व्यू पॉइंट हैं। फ्रॉइड ने कॉन्सेप्ट दिया था अनकॉन्शियसनेस का और मोटिवेशंस का। एडलर ने कॉन्सेप्ट दिया था इन्फिनिटी फीलिंग्स का, कि अगर वो कंप्लीट नहीं होंगी तो वो ऑर्गेनिक इन्फिनिटी में आ जाएंगी और वो रिजल्ट बनेगी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्सेस का। यंग ने कॉन्सेप्ट दिया था कलेक्टिव अनकॉन्शियस था, और हॉर्नी ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था वो न्यूरोटिक नीड्स का दिया था, कि वो हर इंसान की स्ट्राइप्स के लिए वो बहुत ज़रूरी होती हैं। साइकोडायनेमिक मेथोडोलॉजी जो थी वो बहुत से साइकोलॉजिस्ट के कंट्रीब्यूशन के बाद तैयार की गई थी, और उसके ऊपर काफ़ी काम किया गया, काफ़ी हद तक उसी थेरेपी को यूज़ किया गया था। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास अप्रोच है वो बिहेवियर अप्रोच है। इसमें भी मेंटल डिजीज़ को किस तरह से क्योर किया जाता है इसके ऊपर काम किया गया था। इसमें जो अप्रोच स्टेम थी इसकी बिहेवियर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के ऊपर था, जिसकी बेस थी पेवलन कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनिंग की बेस थी उसकी। बिहेवियर अप्रोच को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसमें कौन सी थेरीज यूज़ होती थी, इसके अकॉर्डिंगली एक सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन मेथड डेवलप करवाया था जोसेफ वुल्फ ने। उसको ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता था किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के। इसका बेसिक जो पर्पस था वो ये था कि जो हमारे सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, जो फर्दर कॉज क्रिएट करते हैं, फर्दर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, कोई फोबिया क्रिएट कर देते हैं, उनको किस तरह से हमने सॉल्व करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बंदे को स्नेक से फोबिया है, वो स्नेक से डरता है, तो हमने किस तरह से फेयर ऑफ स्नेक को किस तरह से रिमूव करना है, बिहेवियर अप्रोच में इस पे काम होता था। फर्दर जो हमारे पास थर्ड थेरेपी है वो कॉग्निटिव थेरेपी है। कॉग्निटिव थेरेपी हमारी बेस्ड करती है हमारी अपने assumptions पे, कि जो मेंटल प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं वो हमारी अपनी थिंकिंग और हमारी अपने थॉट्स की वजह से स्टार्ट होती हैं। अब इसमें थेरेपिस्ट क्या कहते हैं, वो हमारी जो फॉल थिंकिंग है, जो हमारे हमने अपने आप से एक बिलीफ सिस्टम कायम किया हुआ है, उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं और उन थिंकिंग्स को वो रिमूव करते हैं, उन थिंकिंग को वो पॉजिटिव साइड पे चेंज करके उनको रिमूव करके हमारी ज़िंदगी को हेल्दी लाइफ की तरफ लेकर जाते हैं। अल्बर्ट एलर ने इसमें रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी यूज़ की थी इसका मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।